नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे आज आया हूँ आपके समक्ष किस प्रकार से कहानी वाचन को प्रस्तुत किया जाए। जी हाँ, मेरा बस इतना उद्देश्य है कि हम बच्चों के पास किस प्रकार से कहानियाँ ले जाएँ या फिर अभी जो होने वाला है हमारे साथ यहाँ पर या फिर फ़ेसबुक लाइव जाकर या फिर रिकॉर्ड करके हम लोग अपनी कहानियाँ जो हैं, जो पाठ में हैं, ख़ास करके साहित्य सागर के अंतर्गत, उससे हम प्रस्तुत कर सकें। तो बस प्रस्तुत है कहानी अपना-अपना भाग्य। ये सिर्फ उदाहरण है, आप लोग इससे बेहतर करते हैं और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर अच्छे-अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी अपना-अपना भाग्य। लेखक के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। प्रेमचंद के समकालीन हैं, जैनेंद्र कुमार जी हैं, मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं, बच्चों के हृदय तक को छील कर देखते हैं वो। और यहाँ पर जो आपको कहानी सुनने को मिलेगी, अपना-अपना भाग्य, वो समाज की विडंबना को कहीं न कहीं दर्शाएगी। जहाँ पे हम लोग बड़ी-बड़ी तो बातें करते हैं, परंतु यह नहीं करते हैं कि खुद मदद कर दें जाकर। एक बच्चा होता है जहाँ पर वो बहुत बुरी अवस्था में बर्फ गिर रहा है और उसमें भी यूँ ही एक पतली-सी कमीज पहनकर घूम रहा है। वहाँ लेखक जो है बाकायदा वो आनंद लेते हैं, बर्फ जो गिरता है। अपने मित्र को पकड़ के बिठा भी देते हैं कि बैठो यार, आनंद लो थोड़ा। और इस आनंद के दौरान अचानक उनको एक काली-सी साया दिखाई देती है और उस साया के जब कोहरा जो है हटता है, सामने दिखता है तो वो एक दृश्य देखकर वो चौंक जाते हैं। तो आइए, वाचन प्रस्तुत है आपके समक्ष और मैं चाहूँगा कि आप भी ऐसा ही करें या इससे बेहतर करें। आप चाहें तो रिकॉर्ड करके पहले से रख दें या फिर लाइव जब चाहें, हिंदी शिक्षण आपका स्वागत करता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी श्री जैनेंद्र कुमार के द्वारा रचित, जिनका जन्म 1905 में हुआ था। जैनेंद्र की रचनाओं में गांधीवाद का बहुत प्रभाव पड़ा है। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, सीधे कहानी की ओर चलते हैं। आइए, तो कहानी है अपना-अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे-धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू-छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद और फिर जरा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हैं। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा ना मालूम हुआ। मैंने झुंझला कर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान न था और जरा बैठना भी जरा न था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, ऊढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो, वाह, क्या है? मैंने देखा कि कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता हुआ चला रहा था, नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था, न दायां न बायां था। पास की चुनरी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। मुझे लगता है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है। माथा जैसे कभी से धुएं खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी न देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था।
मित्र ने आवाज दी, "ऐ!" उसने अपनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मुख फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यही कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यही कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थीं, ये अभी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप है? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भागा है? क्यों? मेरे कई भाई बहन हैं, जिसको भागा। वह काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी। रोटी थी तो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, उससे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। बस जरा सी उम्र में कि मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, पूछा, मर गया? बस साहब ने मारा, मर गया। अच्छा अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौट कर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दुशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पलें थी, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ। ये बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, या नौकर लो। मानिए तो, ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी। जी बस खूब है। ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते हैं ही नहीं। मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी। जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चल गए। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास कम, बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ, जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो, या बेहयाई कहो। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठने रहने की जरूरत हमने ना समझी।
मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसके साथ छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी कागज चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। ये थी कहानी जैनेन्द्र की, त्रिलोकनाथ पांडे की जुबानी में, सीधे हिंदी शिक्षण मंच से। आशा ही नहीं, विश्वास है इसी प्रकार की बहुत सारी रचनाएं आपकी तरफ से आने वाली हैं। आप चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे भेज सकते हैं बेझिझक, परंतु इंतजार रहेगा आपकी वीडियो का। चाहे लाइव हो सकते हैं या फिर रिकॉर्ड करके दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका। अभी आईसीसी की ओर बढ़ते हैं, फिर सीबीएसई की ओर, फिर आईजीसी की ओर, और बाद में बहुत सारी कहानियों का वाचन हम करेंगे। हो सकता है लाइव भी जाए हम, जहाँ पर हम लोग 3-4 लोग मिलकर बैठेंगे और लाइव होंगे, अपनी कहानी वाचन करेंगे। साथ में होंगी डॉक्टर मंजरी शुक्ला भी। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात। कहाँ? नहीं, आपका अपना कार्यक्रम है ना? कहाँ पर भाई? अरे भाई, वही हिंदी शिक्षण मंच, क्योंकि ये मंच आपका है, आपसे है, आपके लिए है। नमस्कार।